नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। हालांकि यहां पर हम पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो लगातार मिथ यहां पर विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे हैं कि क्या सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, क्या सरकार मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहती है, आज ये सब मिथ हम क्लियर करेंगे। और आज इस चर्चा में, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनको अपने कानूनी विशेषज्ञ उनसे उनके द्वारा समझते हैं। और आज हमारे साथ फिर दोबारा पूर्व जज दिल्ली एमपी कोर्ट मूलचंद गर्ग जी वो हैं, उनसे बात करेंगे। और कई सारे सवाल आज हमारे हैं जो मिथ वक्फ को लेकर हैं। आखिर वो मिथ क्या है, क्यों ये फैलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में बंगाल में भी काफी हिंसा देखने को मिली। क्योंकि सबके जहन में ये है कि बीजेपी अगर कोई बिल लाई है, बीजेपी ने अगर वक्फ के बारे में बात की है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, या फिर गैर मुस्लिमों को यहां पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है, खासकर जब बात वक्फ एक्ट या फिर वक्फ बिल की आए। ये चर्चा शुरू करते हैं और अपने सवाल जारी करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल वक्फ को लेकर, पहले भी हमने चर्चा की है वक्फ क्या है, कैसे अमेंडमेंट हुआ, लेकिन अब जो लगातार मिथ फैल रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, अमेंडमेंट को लेकर, लोग कह रहे हैं कि जमीनें सरकार लेना चाहती है, मुसलमानों पर अत्याचार है। इससे जुड़ा जो सबसे पहला सवाल जो है वो अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है। क्या यह अधिनियम इसका उल्लंघन करता है जो बीजेपी जो केंद्र सरकार अभी लेके आई है अमेंडमेंट में? देखिए, धार्मिक जो इंडिपेंडेंस है, धार्मिक स्वतंत्रता है, वो एक अलग चीज है। उसके बारे में ये है कि मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो मैं हिंदू धर्म को मानूं और उसके साथ मैं कुछ भी करूं, तो वो आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो उस बात के लिए स्वतंत्रता देता है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान अगर अपना वो शिया है या सुन्नी है, वो अगर वो कुरान को मानता है और वो अपनी नमाज पढ़ता है तो पढ़े, और उससे वो अगर हुजर रखता है तो रखे। उससे ये जो एक्ट है या ये जो वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट या कोई पुराना एक्ट भी जो है, उसमें ये कहीं भी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों पर किसी प्रकार का दबाव हो। उस तरह की कोई बात इस पे है नहीं, एक्ट में कहीं नहीं। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये मिथ फैलाया जा रहा है। नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो दूसरा सवाल इसमें यह है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में जो शामिल करने की बात की गई है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित कर रहा है, उसको छीन रहा है, क्योंकि गैर मुस्लिम घुस रहे हैं। और उस पर उनका ये जवाब है कि अगर आप वक्फ बोर्ड में इन सब में गैर मुस्लिम घुसाते हैं तो मस्जिद, जो मंदिर हैं, जो चर्च हैं, जो अन्य और भी धार्मिक संस्थान है, उसमें भी आप मुस्लिमों को डालें। देखिए, जहां तक जब कोई सामाजिक कोई भी चीज बनती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो एक और मंदिर हो, व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो समाज की प्रॉपर्टी है तो समाज उसको मैनेज करे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के लोग बड़े मुसलमान, क्योंकि ये कहना भाई मुसलमान ही वक्फ मानते हैं, ये एक मिथ है। इनफैक्ट जो उस प्रॉपर्टी के बारे में जिनका ज्यादा महत्व है या मुसलमान उसको मनोवाकिफ है, या मुसलमान कोई जो किसी ने प्रॉपर्टी बना दी तो उसको चलाने वाला उसको एक वाकिफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं उसको, जो मौलवी होता है जो उसको चलाता है, तो वो मुसलमान क्योंकि चलाता, तो सरकार ये लॉ ये कहता भी वो जो चलाता है या जो वो आदमी रहना चाहिए। लेकिन जहां तक अपील की बात आती है, अभी तक की जो परिस्थिति यह है कि अगर उन्होंने एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वक्फ का एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें भी आज की परिस्थिति में मुसलमान ही उसमें मेजोरिटी में है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसका कारण अगर हम पूरे देश की व्यवस्था को देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट से हम शुरू करें, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान भी है, हिंदू भी है। अभी पिछले दो तीन बार मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रहे हैं,
तो इसलिए अगर कोई जुडिशियल बॉडी है और उसमें अगर ये कहे भी खाली मुसलमान हूँ तो क्यों हूँ, वाई नॉट दी अदर्स ऑल्सो। तो ये क्योंकि ये इशू आज का नहीं है, पुराना चला आ रहा है कि अगर जैसे कोई वक़्फ़ का जो ट्रिब्यूनल है उसमें मुसलमान रहें लेकिन बाकी लोग भी रहें तो क्या बुराई, ये बात शायद कर रहे हैं अमेंडमेंट के द्वारा कुछ। सर जैसे आप वक्फ को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कई कमेटीज में आप रहे हैं, आपने जो बताया कि अब ये सवाल उठ रहा है कि वक्फ ने बाकियों को तो परेशान किया भी, लेकिन जो मुस्लिम हैं उसने भी उनको भी काफी परेशान किया गया, उनकी भी जमीनें जो है एक तरीके से छीनी गई हैं, क्या ऐसा है? मैं ये देखिए मेरी जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं। है क्या कि अगर मान लीजिए जो वक़्फ़ का जो सेक्रेटरी है, अगर मान लीजिए अगर 50 प्रॉपर्टी में 55 कर देता है, 5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो मुसलमान को जिसके बारे में वक़्फ़ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगर मान लीजिए किसी खाली जमीन को वो एक नोटिस डाल के ये कह देता है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, तो ये एक जाति तो है ही। तो वक़्फ़ बनाने के लिए एक पूरा कानून है। कानून ये है कि जो व्यक्ति मालिक है, अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाना चाहता है और उसके भी 2-3 कारण हैं, मान लो एक शमशान है या फिर मस्जिद बनाना चाहता है या कोई वहाँ पर ऐसा कोई काम जो मुस्लिम लॉ में परमिटेड है, उसको चलाने के लिए अगर वो उस चीज़ को बनाना चाहता है तो that can be done as a वक़्फ़ प्रॉपर्टी। वक़्फ़ बन सकता है। वक़्फ़ बनने के बाद वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी कही जाएगी। लेकिन वक़्फ़ जो है ना, वक़्फ़ बनना इसके बारे में लॉ है। वक़्फ़ इज़ समबडी हू जो पहली बात तो है कि जो बनाने वाला है वो मालिक होना चाहिए। वो जगह किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली जमीन पे कब्जा कर रहे हो। जमीन जो वक़्फ़ जो उसको बोलते हैं कि जो वक़्फ़ बनाता है, he should be the owner of the property. Then he can give it for 3 purposes as stated in the law, whether कि मस्जिद बनाना चाहता है, वो कोई और मदरसा बनाना चाहता है, या मानो कोई मुस्लिम ऐसी चीज़ बनाना चाहता है जो मुस्लिम समाज के काम में आए, तो हाँ उसको वक़्फ़ प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर वक्फ अपनी जमीनों को सही से इस्तेमाल करता, अगर वो इतने अच्छे से चीजें चलाते, तो जो अभी जो मुस्लिम लोग हैं वो पंचना बना रहे होते, अच्छी स्थिति में होते। तो ये बयान आप देखते हैं कुछ ऐसा है कि हम खाली उसके बिकॉज क्या बयान हुआ मैंने देखा नहीं, पर अगर इसके भाव को समझाया, अगर उनका ये था कि भाई मानो अगर आपकी 500 प्रॉपर्टी है वक़्फ़ की और वो अगर ठीक से इस्तेमाल होती हैं, ठीक से उसकी व्यवस्था होती है, तो ऑब्वियसली अगर ठीक से व्यवस्था होती है तो उसका लाभ होगा। लेकिन अगर व्यवस्था ठीक ना हो, खाली पड़ी है ज़मीनें, उनका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, तो फिर ऑब्वियसली उसका नुकसान होना ही। तो ये भाव है उसके अंदर जी कि अगर प्रॉपर्टीज को ठीक से मैनेज किया जाता, वक़्फ़ की मानो 500 प्रॉपर्टी है, लेकिन उन 500 प्रॉपर्टीज को अगर ठीक से यूज किया जाए तो उसका लाभ होता है। जैसे मानो शॉप्स है, शॉप्स उन्हें वो प्रॉपर मैनेज हो, उनका किराया ठीक से लिया जाए, टाइम से लिया जाए, ऐसी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे वक्फ बाय यूजर की जो अवधारणा को हटाने की बात की गई है, जो ऐतिहासिक संपत्तियों पर भी क्या प्रभाव डालेगा? जो वक्फ बाय यूजर की अवधारणा हटाने की बात है जो इसमें, क्या वो ऐतिहासिक संपत्तियां जो हैं, क्या उस पर प्रभाव डालेगा? जो पहले कभी वक्फ ने अपनी करी थी, जो ऐतिहासिक संपत्तियां हैं। नहीं, जो वक़्फ़ संपत्ति हो चुकी और जिसके बारे में नोटिफिकेशन हो गया तो वो प्रॉपर्टी हो गई। अगर वो प्रॉपर्टीज कोई ये व्यक्ति कहता है वक़्फ़ नहीं अपनानी है तो चैलेंज अकॉर्डिंग टू लॉ। he cannot say today कि जो वक्फ पहले ले चुका है वो अभी भी चैलेंज हो सकते हैं। नहीं, चैलेंज करने के लिए एक लॉ है। अब लॉ अगर अब कोई और उसको बढ़ाया तो मुझे पता नहीं। वैसे जो पहले जो लॉ की लिमिटेशन थी वो तो शायद 1 साल ही थी, अब पता नहीं कुछ और बढ़ाती हो, आई डोंट नो। तो वो उसमें क्या है कि एक दावा करना पड़ता है सिविल जज के यहाँ
कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी है, या जो भी करना चाहे उसके बारे में उसको कहना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। सर इसमें एक मिथ और ये भी है कि अगर सरकार को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व देने की पुष्टि का अधिकार मिल जाए, उसका स्वामित्व देने की पुष्टि का अगर अधिकार मिल जाए, तो ये धार्मिक संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में करेगा। वो कहा जा रहा है कि सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है। नहीं, ये गलत है। कि वक्फ जो बनाने की बात है, व्यक्ति वो बना सकता है जो मालिक है। अगर व्यक्ति मालिक है और वो वक्फ के पर्पस जो डिफाइन किए हुए हैं उसके लिए प्रॉपर्टी को बनाता है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसमें किसी की कब्जा करने की बात तो बनती नहीं। यानी कब्जा उसी प्रॉपर्टी पे हो सकता है जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हो। तो ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं कि किसी खाली जमीन पर कोई खाली जमीन करेगा तो उसके बारे में 50 बातें हो सकती है, उसको कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। सर अभी जैसे बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि हम इसको बंगाल में नहीं आने देंगे। उसके बाद कई जगह दंगे हुए, कई सारी चीजें हुई जहां पर लोगों ने पलायन भी किया। तो ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच कैसे बात बैठेगी कि दोनों में हो? मैंने देखा नहीं, अगर मान लीजिए ये ऐसा एक्ट है जिसको वो स्टेट में नहीं लागू किया जा सकता, तो वो फिर देखना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को नहीं लगा सकती तो उस स्टेट में नहीं लगेगा। लेकिन और अगर व्यवस्था ऐसी है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करे, स्टेट असेंबली डिसाइड करे, और अगर ऐसी जरूरत है तो जहाँ नहीं पास होगा और नहीं पास होगा। अब ऐसा है ना कि जो मेरी जानकारी के मुताबिक कोई भी केंद्रीय कानून कुछ स्टेट्स के द्वारा पास होगा तब वो केंद्र में लागू होता है। तो शायद 50% से ऊपर की स्टेट्स उसको लागू करनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने, स्टेट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो ये फिर केंद्रीय कानून बन जाता है। तो उसके बाद केंद्रीय कानून बनने के बाद तो केंद्रीय कानून का खाली नोटिफिकेशन होना जरूरी है। इसलिए कोई ये कहे कि जी हमारी जमीन को छीन लेंगे, ये एक गलत धारणा है। मतलब एक मुस्लिम अपीसमेंट किया जा रहा है खाली ये, इट इज ओनली काइंड ऑफ ए मिथ व्हिच इज बीइंग सर्कुलेटेड। तो बिल्कुल आपने जाना कि वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के आसपास किस तरीके के मिथ फैल रहे हैं। हालांकि काफी हद तक ये क्लियर हुआ होगा। इस पूरे जो भी हमारी बातचीत हुई, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बातचीत कैसे लगी, और अगर आपके भी कोई सवाल है वक्फ को लेकर तो आप भेज सकते हैं। लगातार हम यहाँ पर आते रहेंगे और वक्फ को लेकर जो भी मिथ है उसके ऊपर सवाल जवाब करते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।